लॉन्ग वीकेंड है तो कहाँ घूमने जाएं? क्या थर्सडे को छुट्टी है तो फ्राइडे को सिक होने का बहाना करो तब घूमने जाओ। सब कुछ आपकी नौकरी से बंधा हुआ है। हमारे साथ न्यूज़ रूम में इस समय बैठकी में एरेंसी थॉमस हैं। साइकिल, क्याक, पैदल, गाड़ियाँ लेते पकड़ते हुए वो गोमुख से, यानी उस मुख से जहाँ से गंगा का उद्गम होता है और गंगा सागर तक उन्होंने इस पूरी यात्रा को किया हुआ है। हेलो। हाय, कैसे हैं? बढ़िया। मुझे पता चला आपकी तबीयत कुछ ख़राब रहती है लंबे समय से। सपना था कि एयरफोर्स में ज्वाइन करूं, बट अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे लास्ट फाइनल ईयर कॉलेज टाइम पे ये आर्थराइटिस हिट हुआ, अपने फोर्सेस में ज्वाइन नहीं कर पाया। और इतने दर्द के साथ आपने क्या क्या कर लिया अभी तक? बोलते ना, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, तो एक दर्द को दूसरे दर्द से करो, वही था मेरा उसूल। तो तब से मैं एडवेंचर में ही हूँ, अलग अलग स्पोर्ट्स करते आ रहा हूँ। फिर साथ साथ मैंने माउंटेनियरिंग सीखना पड़ता है। माउंटेनियरिंग सीखना पड़ता है, इट्स अ कोर्स। क्या क्या सिखाते हैं माउंटेनियरिंग? माउंटेन रीजन में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो, कैसे पहाड़ चढ़ सकते हो, कैसे उसको प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाया जाता है वहाँ पे। और पैसा लगता होगा इस कोर्स में? लाइक 1-1.5 लाख रुपए का कुछ लगता है इंडिया में, बट बाहर है तो ये 35-30 लाख के आसपास चला जाता है इसी कोर्स। बाप रे। ये जो आपका जो रिसेंट एक्सप्लोरेशन है वो कैसे ब्रेन में कैसे आया? अभी आई वाज लीडिंग अ ग्रुप ऑफ 8 women, फर्स्ट एंड द मोस्ट डेकोरेटेड पोलर एक्सप्लोरर्स ली वार्निस एंड बैनक्रॉफ्ट। उनको लेके मैंने गंगा जी स्टार्टिंग से लेके एंड तक तो राफ्टिंग किया पहले, उसके बाद मोटर बोट में किया। तो वहीं से इंस्पिरेशन मिला था कि मुझे ये नदी एक बार अकेले करना है। कितने दिन तक पानी में रहते थे? 1930 किलोमीटर का कायाकिंग हुआ पूरा, उसमें से 60 किलोमीटर वाइट वाटर था। अनदर बिग चैलेंज था कि जहाँ पे मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे सपोर्ट टीम को पहुँचना वाज लाइक इम्पॉसिबल टास्क। और फिर नदी में अपने 3 टाइप के क्रोकोडाइल्स होते हैं। कैसे बचे? मतलब घड़ियाल, मतलब आई डोंट नो। सो घड़ियाल, इट कुड बी अ लाइव क्वेश्चन। घड़ियाल इज अ वेरी स्वीट एनिमल। इट एक्चुअली इज इट? मेरे अब तक की लाइफ के आप पहले इंसान है जिन्होंने घड़ियाल को स्वीट एनिमल कहा है। पानी की क्वालिटी कैसी दिखी आपको स्ट्रेच पे पूरे? हर बार मैं पानी पूरा ऊपर डाल के तो गंगा जी से अपना आशीर्वाद लेके ही मैं हर दिन स्टार्ट करता हूँ। बट ऐसा होना लगा कि नीचे जाते जाते मुझे डर लगता था पानी में हाथ डालना चाहिए। दिस इज़ वन थिंग विच लुक्स वेरी एक्सपेंसिव। कैसे मैनेज करें इतना सारा खर्च, इतना सारा पैसे का इन्वेस्टमेंट? आज इंडिया में अभी भी ट्रेन ट्रैवल इज़ वेरी चीप, बसेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, और तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने खुद ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं अभी भी करता हूँ कभी कभी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें से एक छोटा सा 1% भी आप सेव करना शुरू करेंगे तो साल में एक छोटा ट्रिप तो कर सकते हैं। न्यूज़ रूम में कई साथी हैं, हमारे कई सारे दोस्त हैं जो वीकेंड ट्रेकर्स हैं, जाएंगे कहीं आसपास पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। सेफ्टी का जो है पॉइंट, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड? हम कभी भी जब आउटडोर में जाते हैं ना, लोग ये नहीं सोचते कि अगर कुछ गलत हुआ तब क्या करेंगे। जब 1 लाख लोग जो जाते हैं तो एक फैटल इंसिडेंट होता है, बट वी डोंट नो वो किसके साथ होगा। फैटल इंसिडेंट कैन हैपन टू मी, टू यू, एनीबडी हु गोज लाइक दिस। तो आपके साथ एक गाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू गो ऑन आउटिंग, गो ऑन अ ट्रैक, बट कीप द सेफ्टी एज द प्रायोरिटी, ओनली देन दैट्स एन एडवेंचर। अदरवाइज आप स्टेडी बोल सकते हैं उसको। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा कुछ कंज्यूम करते हैं कंटेंट ना। तो आपको कई बार इस तरह की पोस्ट दिखती होगी कि लॉन्ग वीकेंड है तो कहाँ घूमने जाएं। दिल्ली वालों के लिए लॉन्ग वीकेंड में या तो राजस्थान की तरफ जाओ या तो हिमालय की तरफ जाओ, मतलब एक कोल्ड डेजर्ट की तरफ जाओ या तो आप एरिड डेजर्ट की तरफ जाओ। इस तरह के आपको सुझाव मिलते हैं। कई रील्स ऐसे मिलती हैं, क्या थर्सडे को छुट्टी है तो फ्राइडे को सिक होने का बहाना करो तब घूमने जाओ। मतलब घूमने के लिए आपको नौकरी शुदा होने की ज़रूरत है, इस बारे में आपको कई सारा सोशल मीडिया कंटेंट आपको भयानक मिल जाएगा। आप देखिए और आप अपनी तैयारियों, अपने काम और अपनी मसरूफियत को कोस भी सकते हैं या उसका आप लाभ भी उठा सकते हैं कि आप कितना घूम सकते हैं, लेकिन सब कुछ आपकी नौकरी से बंधा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घूमते हैं। उनके घूमने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कोई स्ट्रेच कैसा दिखता है? गंगा गोमुख से निकलते हुए मेरे शहर बनारस से गुजरते हुए गंगा सागर तक कैसे पहुंचती है, उसका स्ट्रेच कैसा है? ये इस तरह की यात्राएं देश में बहुत कम लोगों ने की हैं, और इस तरह के एक्सपेडिशन जब भी जिन लोगों ने किए हैं, जिन भी
इकोलॉजिस्ट ने किए हैं, जिन भी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट ने किए हैं, वो गंगा की इस पूरे और गंगा के पूरे इकोसिस्टम की एक अलग छवि पेश करते हैं। हमारे साथ न्यूज़ रूम में इस समय बैठकी में रेंसी थॉमस हैं। रेंसी की कहानी बहुत सारे संघर्षों से भरी हुई है। साइकिल, क्याक, पैदल, गाड़ियाँ लेते पकड़ते हुए वो गोमुख से, यानी उस मुख से जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, और गंगा सागर तक, यानी वो सुंदरबन के डेल्टा वाला वो पूरा इलाका पार करते हुए गंगा जब समुद्र में मिलती हैं, उन्होंने इस पूरी यात्रा को किया हुआ है। हालांकि बस इतना ही नहीं किया हुआ है रेंसी ने। रेंसी हवाई जहाज़ भी उड़ा चुके हैं और रेंसी बहुत सारे रिस्क ले चुके हैं। और रेंसी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए दिल्ली में थे, तो इस शो के प्रोड्यूसर और रिसर्चर हरी ने उनको बुलाया और बातचीत करने के लिए हमने इनवाइट किया। हेलो। हाय, कैसे हैं? बढ़िया। मुझे पता चला आपकी तबीयत कुछ ख़राब रहती है लंबे समय से जी। और आपको दर्द और सांस लेने में दिक्कत होती है। ये क्या है और क्या अभी आप कंफर्टेबल हैं अभी बात करने में? हाँ जी, हाँ जी, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। वही एक ही है, जोड़ों का इश्यू है, ये आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस बीमारी है, ये मेरे कॉलेज के टाइम पे डायग्नोस हुआ था, तब से होते आ रहे हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे अलग बहुत ज़्यादा जोड़ों में दिक्कतें हो रहे हैं। जैसे आप ये हाथ में देखोगे, ये लास्ट ईयर हुआ था, ये दोनों हाथ, अभी इसमें अभी भी स्वेलिंग है। तो ये दर्द होता होगा, बहुत ज़्यादा दर्द। तो ऐसे अभी हो गया, अभी 15 साल से ऊपर हो गया ये बीमारी ना। तो ये अब सारे जोड़ों में आ चुका है, तो हर जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और चलने में, नॉर्मल लाइफ जीने में बहुत मुश्किल है। दवाई वही खाती रहनी पड़ती है? दवाई तो है, दवाई है, कंटिन्यूस दवाई है। तो ये दवाई से क्या है कि ये स्वेलिंग जो होता है वो थोड़ा कम होता है, या पेन थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसको मैनेजमेंट ही है। मैनेजमेंट ही हो सकता है। और इतने दर्द के साथ आपने क्या क्या कर लिया अभी तक? तो आई थिंक बोलते हैं ना, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। तो एक दर्द को दूसरे दर्द से करो, वही था मेरा उसूल। तो तब से मैं एडवेंचर में ही हूँ, अलग अलग स्पोर्ट्स करते आ रहा हूँ। बताइए कहानी शुरुआत से। तो शुरुआत हुआ एनसीसी में, मैं था नेवल एयर विंग एनसीसी में। वहाँ से ही मेरा फ्लाइंग का स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे मैं केरला डायरेक्टरेट में था, तो वहाँ से मुझे, क्योंकि पापा भी केरल पापा है तमिलनाडु पापा से, तमिलनाडु, मम्मी केरल से हैं। मम्मी केरल से हैं। पापा बीएसएफ में थे? बीएसएफ में थे। ओके। और मैंने मेरे स्कूलिंग यहाँ पे नोएडा में 4th स्टैंडर्ड तक स्कूलिंग नोएडा में ही किया था। बीएचएल कॉलोनी में था, आरसीसी कॉन्वेंट में पढ़ा था। तो वही है, तो वही से एनसीसी में मौका मिला। एनसीसी से 2 लोगों को सेलेक्ट करते हैं कि आप फ्लाइंग के लिए। तो वहाँ से वो मौका मिला, फ्लाइंग किया। और फिर सपना था कि एयरफोर्स में ज्वाइन करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे, लास्ट फाइनल ईयर कॉलेज टाइम पे, ये आर्थराइटिस हिट हुआ और अपने फोर्सेस में ज्वाइन नहीं कर पाया। ये कोई अलग तरह की आर्थराइटिस है ना, रिएक्टिव आर्थराइटिस? को रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स में भी आ जाते हैं लोगों को, और बहुत रेयर है। इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट आर्थराइटिस है ये। तो बचपन में ही अटैक होता है एंड हर जोड़ में हो जाता है इसका। इसको रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं या रीटर सिंड्रोम बोलते हैं। रीटर सिंड्रोम। रीटर सिंड्रोम। तो आप नहीं जा पाए फ्लाइंग में? तो फ्लाइंग कंटिन्यू नहीं कर पाया, मतलब फोर्स में ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि फोर्स के लिए यू हैव टू बी कम्प्लीटली फिट। एंड डॉक्टर्स ने सलाह दिया था कि अगर आपको लंबा चलना है तो बहुत सारे रिगरस ट्रेनिंग अगले 3-4 साल के लिए नहीं कर सकते। तो कॉलेज से उतर के फिर वो सपना जब टूटा, तो फिर मैं गया था प्राइवेट फ्लाइंग करने के लिए, पीपीएल बोलते कहाँ हैं। पे, बताइए कहानी। ये था उस समय आप नौकरी भी करते थे? नौकरी उसमें नहीं, हाँ उसी के साथ साथ करता था। तो प्राइवेट पायलट लाइसेंस बोलते हैं, वो मैंने उज्जैन में किया था, अपने इंदौर के पास। उज्जैन में दत्ताना मताना एयरफील्ड है, वहाँ पे एक फ्लाइंग स्कूल होता था। अब आई थिंक इट इज़ नो मोर, दैट स्कूल इज़ नो मोर, बट उस टाइम पे होता था। तो वहाँ से मैंने अपना पीपीएल कंप्लीट किया। और पीपीएल के बाद मैं वापस बैंगलोर में, तब तक पीपीएल करते करते बहुत सारा पैसों की कर्ज में आ गया था, क्योंकि पापा बीएसएफ है, नॉर्मल एक मिडिल क्लास एक फैमिली सैलरी से। जो हाँ, मिलती होगी वही है। उसी और से माँ क्या करती थी? तो माँ हाउस वाइफ थे। अच्छा। तो वो सिचुएशन से बाहर आने के लिए आई हैड टू फाइंड अ वर्क और डू समथिंग। तो मुझे नौकरी करने का वो था नहीं, मुझे आई वांटेड टू डू समथिंग इन एडवेंचर या आउटडोर में। तो उसी टाइम पे एक मौका मिला, वहाँ पे एक अग्नि एविएशन करके एक कंपनी था, उनके पास एयरक्राफ्ट थे। तो वी स्टार्टेड अ जॉइंट वेंचर एंड स्टार्टेड ओवर फ्लाइंग बैंगलोर, गिविंग जॉय राइड्स। तो बैंगलोर के ऊपर को पायलट बन के, पायलट के साथ बैठ के आप फ्लाई कर सकते थे।
तो वो चल रहा था, दैट वाज गोइंग वेल एंड सडनली वहाँ पे कुछ रेगुलेशन हुआ तो फ्लाइंग वहाँ पे रिक्रिएशनल फ्लाइंग कुछ सालों के लिए रोक दिया गया था, उसको वीआईपी एयर स्ट्रिप में बदल दिया गया। वीआईपी एयर स्ट्रिप में बदल दिया गया था। सो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस। फिर साथ साथ मैंने माउंटेनियरिंग सीखा। सीखना पड़ता है माउंटेनियरिंग? माउंटेनियरिंग सीखना पड़ता है, इट्स अ कोर्स। इंडिया में 3-4 बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एशिया में बेस्ट माने जाते हैं, जैसे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग हो गया, हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, जम्मू में एक इंस्टीट्यूट है। तो ये इंस्टीट्यूट में जाके मैं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में जाके सीखा था। क्या क्या सिखाते हैं माउंटेनियरिंग में, थोड़ा बताइए विस्तार से इस बारे में। वहाँ पे इट्स प्रीटी मच रिगरस ट्रेनिंग होता है, जो फिजिकली बहुत फिट होना पड़ता है आपको। फर्स्ट फिजिकल फिटनेस दिया जाता है, उसके बाद पहले रॉक क्लाइंबिंग से स्टार्ट होता है, जो पहाड़ों में पत्थर पकड़ के चढ़ना। तो इंडोर रॉक क्लाइंबिंग से स्टार्ट होता है। फिर थियरी क्लासेस भी बहुत होते हैं, पहाड़ों के बारे में, नेचर के बारे में, नेविगेशन के बारे में, ये सब थियरी क्लासेस होते हैं। फिर आपको पहले इनिशियल 7 दिन का इंस्टीट्यूट में कोर्स के बाद दे टेक यू टू अ बेस कैंप विच इज़ इन द ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में जाके आपको ग्लेशियर में ग्लेशियर ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे स्नो क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट, बाकी ग्लेशियर में कैसे चलना है, कैसे पहाड़ चढ़ना है, कैसे ऑल्टीट्यूड कैसे में गेन करना है, एक्लेमेटाइज कैसे करना है। तो सारे रियल टाइम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। ये ऑलमोस्ट 28 डेज़ का कोर्स होता है। तो इस 28 डेज़ में 20 डेज़ तो हम ग्लेशियर में रहते हैं, वहीं पे कैंप करते हैं, वहीं पे रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक। सुबह एक्सरसाइज से स्टार्ट होता है पीटी से, फिर दे टेक यू, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अराउंड 40-50 का ग्रुप होता है, स्टूडेंट्स ग्रुप। उसमें से 10-10 लोगों का अलग अलग रोप्स बनाया जाता है और उनका ट्रेनिंग होता है। तो उसमें हमें प्रैक्टिकली नेविगेशन, एक जगह का कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है, फिर आपको उस जगह पहुंचना है मैप्स देके। तो देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेस, डिफरेंट ट्रेनिंग, जहाँ पे आप माउंटेन या एक आउटस्कर्ट्स में, माउंटेन रीजन में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो, कैसे पहाड़ चढ़ सकते हो, कैसे उसको प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाया जाता है वहाँ पे। और पैसा लगता होगा इस कोर्स में? ये कोर्स एक्चुअली प्राइवेट अगर करना चाहे तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। इंडिया में फिर भी एक्सपेंसिव है, तब भी लाइक 1-1.5 लाख रुपए का कुछ लगता है इंडिया में, बट बाहर है तो ये 35-30 लाख के आसपास चला जाता है इसी कोर्स। बट इंडिया गवर्नमेंट इंडियंस के लिए हैज़ मेड इट सब्सिडाइज्ड। तो जब मैं पढ़ा था उस समय इट वॉज ओनली 5,000 रुपीज़। आई थिंक अभी इट हैज़ कम टू अराउंड 10,500 और 15,000 के आसपास है, अलग अलग कोर्सेस। और वो सब पूरा कपड़ा सपड़ा भी सब खरीदना पड़ता होगा वहाँ पे सारे गियर्स देते हैं आपको। अच्छा, वो सब दे देते हैं? सब देते हैं। ऐसे अपना कपड़ा लेके जाना है, अपना सॉक्स, अपना जो इनरवेयर्स वगैरह होता है वो लेके जाना है। बाकी आपको क्लाइंबिंग के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, रोप देते हैं, क्रैम्पॉन्स देते हैं, आइस एक्स देते हैं, बैग, पिट्ठू बैग देते हैं, और आपको टिफ़िन लंच बॉक्स देते हैं, सब कुछ। मतलब वंस यू गो देयर, आपका जो बेसिक सामान लेके आप जो वहाँ पहुँच गए तो बाकी सब सरकार देखते हैं। तो इट्स मेनली अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारे। तो वहाँ से ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद मैंने माउंटेनियरिंग वगैरह करना स्टार्ट किया, ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया। केरला वगैरह में ट्रैकिंग कराता था। केरल में कहाँ पे? केरल में देयर आर रेन फॉरेस्ट एरिया होते हैं, तो वहाँ पे देयर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे हम ट्रैकिंग करते हैं। कोझिकोड में एक जगह होता था, वेल्लरीमला बोल के, ट्रिवेंड्रम में अगस्त्यमला ट्रैक्स था, मुन्नार साइड में एक था। तो ऐसे ट्रैक्स हम करते थे, कूर्ग में भी करते थे, जो बेंगलुरु से पास। तो वीकेंड जैसे आपने स्टार्ट किया, वीकेंड ट्रिप्स हम करते थे वहाँ से। फिर बट उससे वो प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी नहीं हो रहा था, एंड आई वाज फीलिंग कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, उस लेवल पे मेरा ये नहीं है। तो दैट इज़ व्हेन आई केम टू दिल्ली आया। आई थॉट कि मुझे और एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करना है। सो दिल्ली आया, और मेरा एक ही उसूल था उस टाइम में, तो अपना काम कर रहा था। तो अगर किसी से के नीचे काम भी कर रहा है तो इट हैज़ टू बी इंडिया के टॉप। तो मैंने इंडिया के टॉप 2-3 कंपनीज़ में अप्लाई किया था, and fortunately I got in one of the best and the oldest company which is called Mercury Himalayan Exploration. कर्नल बुल कुमार ने स्टार्ट किया था वो कंपनी, मरकरी हिमालयन एक्सप्लोरेशन। यस, मरकुरी हिमालयन। ये इसकी कंपनियां भी होती हैं, मतलब ये तो मुझे आज पता चल रहा है। सॉरी, मुझे बहुत कम ज्ञान है इस बारे में। हाँ, तो मरकुरी हिमालयन एक्सप्लोरेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट एडवेंचर कंपनी, जिन्होंने राफ्टिंग स्टार्ट करने में, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट राफ्टिंग इन ऋषिकेश, जहाँ पे हम ऋषिकेश में राफ्टिंग करते हैं। हम पहले का पुराना ऑफ रोडिंग एक्सपीडिशंस हो करते थे, बहुत सारे क्लाइंबिंग्स। तो उनका स्टार्ट कर्नल कुमार ने किया था। कर्नल कुमार इज़ द पर्सन हु गिफ्टेड सियाचिन ग्लेशियर टू इंडिया। तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड माउंटेनियर इन इंडिया। तो कर्नल कुमार का कंपनी था। उनके बेटे अक्षय कुमार सर थे, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट राफ्टिंग गाइड्स इन इंडिया। तो उनके साथ मेरा मेंटरिंग हुआ, बहुत सारे सीखा।
एक्सपीडिशंस, बड़े बड़े एक्सपीडिशंस कैसे होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। वहाँ से बहुत कुछ किया हमने, क्लाइंबिंग से राफ्टिंग, कायाकिंग, सब कुछ सीखा वहाँ पे, और काम भी कर रहा था साथ साथ और ये सब अपने वो राइटर सिंड्रोम को मैनेज करते हुए करते हुए। जी, दवाइयाँ लगातार लेते रहते होंगे तब दवाइयाँ चलता रहा, कभी कभी रोक देता था, कुछ अच्छा लग रहा तो रोक देता, तो फिर से अगेन अटैक होता था। तो अभी आजकल तो कंटिन्यूस दवाई खा रहा हूँ मैं रेगुलरली। एंड देन वो सब किया। वहाँ से ही मुझे फर्स्ट मौका मिला गंगा जी में फ्रॉम सोर्स टू सी जाने का। तो हमने मोटर बोट्स में, अभी आई वॉज लीडिंग ए ग्रुप ऑफ 8 women फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें लीडिंग women थे पोलर एक्सप्लोरर्स, वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट डेकोरेटेड पोलर एक्सप्लोरर्स, ली वार्नेस एंड बैनक्रॉफ्ट। उनको लेके मैंने गंगा जी स्टार्टिंग से लेके एंड तक 2 मोटर बोट में, तो राफ्टिंग किया पहले, उसके बाद मोटर बोट में, 2 मोटर बोट में गए ओके। थे। वो जब आपके प्लेन्स आ गए होंगे तब यू स्विच टू मोटर बोट्स। मोटर बोट्स में किया। तो वहीं से इंस्पिरेशन मिला था कि मुझे ये नदी एक बार अकेले करना है। तो ये तो साल 2015 में किया होगा आपने। 2015 ये 2015 में आपने 2 मोटर बोट से जी सोर्स टू सी किया होगा। फिर ये जो आपका जो रीसेंट एक्सप्लोरेशन है, जी सोलो एक्सप्लोरेशन, हाँ जी, वो कैसे ब्रेन में कैसे आया? तो उसी टाइम पे लगा था कि ये, क्योंकि उस समय मोटर बोट में था, इतने लोग, तो मुझे करना था ये थोड़ा सा स्लो पेस में, क्योंकि गंगा का कल्चर, गंगा के इकोलॉजी सब कुछ अच्छे से समझ के थोड़ा सा और स्लो पेस में करने का एक मन था। उसी टाइम से स्टार्ट हो रहा था, उसी टाइम से प्लानिंग भी हो रहे थे। बट लाइफ के एक एक का पल चलता गया, काम आ रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ले रहा था मैं, लाइफ ऐसे चलता रहा। और लास्ट ईयर इसके बीच में मैं हांगकांग में भी गया था, सी कायाकिंग वगैरह मैंने वहीं पे सीखा था, और वहाँ पे ट्रेनिंग भी करा रहा था मैं। वहाँ से फिर वापस आके लास्ट ईयर मुझे फिर से अटैक बहुत ज़्यादा हुआ 23 में। हाँ, आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हुआ कि मैं ऑलमोस्ट 3-4 महीने बेड रिडन ही था लास्ट ईयर। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अब मैं उठूँगा तो मुझे ये जल्दी से जल्दी करना ही है। अच्छा, ऐसे अटैक्स आते रहते थे आपको? हाँ, बीच बीच में आते हैं 1 साल 2 साल में, बट लास्ट ईयर का बहुत ज़्यादा हुआ है। उसी में ये 2 फिंगर भी चला गया था, इसमें अभी फुल मूवमेंट नहीं है मेरा। तो तब डिसाइड किया कि मुझे करना ही करना है, इसको जल्दी से जल्दी करना है। और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। अगस्त में ऑलमोस्ट अप्रैल तक तो मैं बेड रिडन ही था। उसके बाद मई में कुछ काम था, कुछ प्रोजेक्ट से लद्दाख में, और 1-2 काम थे, वो भी फिनिश किया। एंड देन एज सून एज आई केम बैक आई वेंट टू केरला। केरला में एक CCG एको स्पोर्ट्स बोल के एक कंपनी है, जहाँ पे ऐसे एडवांस कायाक्स हैं उनके पास। और वहाँ पे दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट इज़ बिटवीन बड़े से एक लेक, और राइट साइड में समुंदर है सी, और उस लेक में 2 नदी भी आके जुड़ते हैं। तो परफेक्ट कंडीशन था मुझे ट्रेनिंग करने के लिए। ओके। और मेरे लिए मैंने बहुत कायाकिंग किया है, लेकिन अकेला कभी किया नहीं है, और इतना लंबा। तो मुझे अपने आप को भी टेस्ट करना था कि मैं कितना रेडी हूँ। तो वो 1 महीने मैंने उसके लिए यूज़ किया। डेली सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के चलता था पानी में, और अकेले चलता था, और 6-7 घंटे डेली पैडल करता था, और शाम को फिर से 1 घंटे स्पीड पैडलिंग करता था। तो एंड्योरेंस, कितना दूर मैं जा सकता हूँ कायाक में, कितना 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ, कितनी देर में बैठ सकता हूँ। क्योंकि कायाक में हम बैठते हैं पूरा पैर सीधा करके, एक ही दम से बैठना होता है। एक ही आदमी बैठ सकता है उस नाव में? बैठ सकता है उसमें, और आपको पैर सीधे करने पड़ते होंगे? पैर सीधा करने पड़ते हैं। तो और वो बैठना लंबी देर बैठना भी टफ काम होगा वैसा? बिल्कुल, क्योंकि आपका पैर ऐसे ही रहता है ना, कहीं कुछ नहीं होता, बस पैर से आप 2 रडर होते हैं, उसको मूव करते हैं, और आप बैठे रहते हैं, हाथ से पैडलिंग कर सकते हैं? हाथ से पैडलिंग। तो ये चेक करना था कितना हो सकता है। तो वहाँ पे जाके और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं कर सकता हूँ। मैं वहाँ पे अच्छे से ट्रेन किया, और फिर वापस आके सबसे बड़ा चैलेंज था फंड रेज करना। कितने पैसों की ज़रूरत थी आपको? ऑलमोस्ट मुझे इक्विपमेंट से लेके सब कुछ मिला के 35 लाख रुपए का ज़रूरत था। ओके। और ये था 100 डेज में मेरा करने का था, 2600 किलोमीटर, और खुद के दम में, कोई मोटर कुछ नहीं यूज़ करना था, सिर्फ अपने ही दम पे करना था। तो उतना ज़रूरत था, तो सारे गियर्स चाहिए था, क्योंकि वाइट वाटर सेक्शन में वाइट वाटर कायाक चाहिए, वो जो छोटा कायाक जो ऋषिकेश में होता है वहाँ पे वो सामान चाहिए। फिर एक एडवांस साइकिल चाहिए, जो साइकिल करने के लिए, जो माउंटेन बाइक चाहिए आपको? माउंटेन बाइक चाहिए। फिर ट्रैकिंग का जो सामान, तो सब कुछ मिला के सपोर्ट टीम होना है, जो हमारा खाना वगैरह और कैंपिंग का सपोर्ट करे। तो सपोर्ट टीम रोड से जा रहे थे, तो सपोर्ट टीम में कितने लोग थे? कौन था? में 3 लोग थे मेन जो थे। एक मेरा वाइफ पुन्नी अमना, जो केरल से हैं। अच्छा। दूसरा था योगराज, जो मनाली से ही है, हिमाचल से। ओके। और फिर तीसरा आदमी था लद्दाख से, नामग्याल गोबा। ओके। और सो नामग्याल हैड टू गो इन बिटवीन, ऑलमोस्ट अपना बिहार बॉर्डर में उनको वापस अर्जन ले जाना पड़ा। तो मेरा दूसरा एक फ्रेंड आए जो ऋषिकेश से हैं,
वो है प्रमोद राणा। ओके। तो ये लोग, हम 3 लोग ही थे मतलब सपोर्ट में मेन। जब नामग्याल गया तो प्रमोद आ गया, तो 3 लोग सपोर्ट में थे गाड़ी में। किस दिन आप पहुंचे गोमुख से? किस दिन से आप गोमुख पहुंचने की कहानी बताइए पहले। तो गोमुख का गंगोत्री से स्टार्ट किया हमने, 3 दिन में गया क्योंकि ऑल्टीट्यूड गेन करना था, तो अक्लामेटाइज होते हुए आराम से गए और गोमुख से स्टार्ट किया और दूसरे दिन हम गंगोत्री पहुंच गए वापस। तो वो डेट क्या थी याद है? हाँ 4 नवंबर को स्टार्ट किया था हमने। नवंबर 4। नवंबर 4। ओके। तो वहाँ पे भी इशू वही था, फंड्स के लिए मुझे लेट हो गया था मैं, क्योंकि आइडियली अक्टूबर स्टार्टिंग में या फिर सितंबर एंड में स्टार्ट करने का था मेरा एम, बट फंड्स अरेंज नहीं हुआ, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे इसलिए। और दूसरा चैलेंज ये आ रहा था कि गोमुख बंद हो जाता, स्नोफॉल हो गया तो उससे पहले करना भी था, दिवाली से पहले। तो नवंबर 4 को एनीवेज वी मैनेज्ड एंड स्टार्टर फ्रॉम गोमुख। मतलब उससे पहले 2 दिन पहले स्टार्ट किया था गंगोत्री से, बट गोमुख से गोमुख पहुंच के गोमुख से वापस भोजबासा आए हम उसी दिन, और फिर नेक्स्ट डे भोजबासा से गंगोत्री पहुंचे। तो ये बाई फुट था या बाई फुट Okay. पैदल ही था, पैदल पूरा अपना सामान पूरा उठा के। और फिर कयाक कब डाली पानी में? कयाक डाले तो वहाँ से फिर साइकिल किया मैंने देवप्रयाग तक। देवप्रयाग है जहाँ पे गंगा जी कॉन्फ्लुएंस होते हैं, भागीरथी और भागीरथी। तो भागीरथी इज द गंगा हेड वाटर, जो जहाँ से गोमुख से जो आता है, तो वहाँ से कयाक डाला। जहाँ गंगा शुरू होती है वहाँ से हमने कयाक डाला। देवप्रयाग से छोटा नाव था, वहाँ से ऋषिकेश तक, वो जो क्योंकि बहुत हैवी वाइट वाटर है, तो वहाँ पे छोटे नाव में आए। और ऋषिकेश से थोड़ा पानी प्लेन में आने लगता है। जब प्लेन आ गया वहाँ से फिर लंबा वाला मेरा जो 16.5 फुट एक्सपीडिशन कायाक है, वो समुद्र में यूज़ किया जाता है उस कायाक को। तो कितने दिन तक पानी में रहते थे? मतलब यू हैड अ क्वाइट अ रन। आपको 5 बराज क्रॉस करने पड़े, 12 किलोमीटर पोर्टेज, 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी, लगभग 95 किलोमीटर की वाइट वाटर कयाकिंग थी, इसमें 350 किलोमीटर की माउंटेन बाइकिंग थी जी। और एक लंबा तो अमाउंट ये तो इनिशियल प्लान था, बट एक्चुअली जब हुआ तो 23 किलोमीटर का ट्रैकिंग हुआ, 800 किलोमीटर का साइकिलिंग हुआ, और 1930 किलोमीटर का कायाकिंग हुआ पूरा। उसमें से 60 किलोमीटर वाइट वाटर था, तो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर कायाक किया। जब डैम्स वगैरह आ रहे थे तो क्या करते थे? तो डैम्स में क्या होता था वहाँ पे, दैट वाज अनदर ट्रिकी थिंग, क्योंकि डैम्स के बाद हमें कायाक उठा के बाहर डालना पड़ता। तो वहाँ पे भी मुझे ये था कि मैं वहाँ पे भी गाड़ी में नहीं जाऊँगा, तो पैदल जाना तो 1 दिन 2 दिन लग जाता है वहाँ से पूरा क्रॉस करके वापस आने। तो वहाँ से मैं साइकिल करता था, तो कायाक को गाड़ी में चढ़ाते थे और जहाँ पे स्टॉप किया वहाँ से साइकिल में क्रॉस करते थे डैम को। तो डैम क्रॉसिंग था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि गंगा नदी बहुत ही अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाता है। तो नेविगेशन, क्योंकि कोई ऐसे पुराना हिस्ट्री तो है नहीं, और सड़क भी लगातार पानी के किनारे चलता नहीं होगा, नहीं है। तो वो अनदर बिग चैलेंज था कि जहाँ पे मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे सपोर्ट टीम को पहुँचना बस लाइक इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि कभी भी रोड होता नहीं है मोस्ट ऑफ द जगह पे, और खेत होते हैं, खेत के बीच में तो गाड़ी जा नहीं सकती। तो कभी कभी ट्रैक्स होते हैं, लेकिन वो भी पानी और बारिश की वजह से पूरा डैम्प हो गया रहता है। डैम्प हो गया होता। तो वो एक नेक्स्ट चैलेंज था। और फिर नदी में अपने 3 टाइप के क्रोकोडाइल्स होते हैं, जैसे मगरमच्छ जो है मेन अपना, मगर क्रोकोडाइल जो बोलते हैं, घड़ियाल तो बहुत थे, और फिर घड़ियाल तो गंगा में है बहुत है। तो और मगर भी था, और फिर नीचे पहुंचते समुद्र के पास सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी थे। तो वो दिखे आपको? क्रोकोडाइल 1-2 जगह दिखे, बट उसको कंफर्म फोटो लेने के लिए तो रुका नहीं मैं, बट बच गया। बट घड़ियाल तो बहुत देखा। घड़ियाल तो बहुत देखा। क्रोकोडाइल 2 या 3 बार। कैसे बचे मतलब घड़ियाल? मतलब आई डोंट नो। So घड़ियाल, it could be a naive question. घड़ियाल is a very sweet animal. It actually is never, it? its size almost अपना crocodiles का same size होता है, वो बहुत बड़ा होता है, almost 17 फुट के आसपास बड़ा होता है वो। मेरी अब तक की लाइफ के पहले इंसान है जिन्होंने घड़ियाल को स्वीट एनिमल कहा है। So please continue. No, I'll tell you why, because घड़ियाल्स are fish eating animals. उनका बीक बहुत लंबा होता है, वो नॉर्मली छोटे छोटे टर्टल्स, फिश वगैरह ही खाते हैं, वो बड़े एनिमल्स को अटैक नहीं करते। तो उसको देखने में बहुत डरावना लगता है, मगरमच्छ जैसे लगता है, बट है तो बहुत स्वीट। वो बहुत शाही एनिमल है, आपको देखते ही पानी में घुस जाएगा, छिप जाएगा कहीं पे। बट मगरमच्छ ऐसा नहीं है। मगरमच्छ थोड़ा सा और अजेल और ये है, बहुत काम है, वो आपको देखोगे तब भी वो हिलेगा नहीं, या फिर आपको अटैक करने आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरी अनप्रेडिक्टेबल एनिमल। बट घड़ियाल्स का मिसकंसेप्शन है, लोग डरते हैं घड़ियाल देखे कि मगरमच्छ है, बट घड़ियाल डोंट अटैक बिग एनिमल्स इंक्लूडिंग अस। तो आप क्या करते थे? वो देख के छुप जाते होंगे? आप देखते, आपको दिखता है वहाँ घड़ियाल है, जैसे आपका काया का पैडल का आवाज़ देखते हैं, वो फटाक से पानी में जाते हैं या फिर कहीं
जिसके अंदर किनारे कीचड़ कहीं के चले जाते किनारे हैं। चले जाते हैं। तो कभी भी मतलब दे इतना ट्राई करते हैं कि वो सामने भी ना बैठे। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जब देखा तो बंगाल में वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नहीं देखा मैंने, अच्छा, वो नहीं देख पाए। नहीं देख पाए, मगर देखा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, आप पता है अपने सुंदरबन एरिया में, वो पूरे उस एरिया में है, बट देखने का मौका तो नहीं मिला। और वो देखा क्या? डॉल्फिन्स बहुत हाँ, देखे। डॉल्फिन, गंगा बहुत डॉल्फिन्स। देखे, बहुत देखे, लेकिन कंपेयर टू 2015 में जितना हमने देखा उस हिसाब से तो बहुत कम है अभी। उनका अभी कम हो गया पॉपुलेशन कम हो गया हाँ, है। वो थोड़ा सा क्राइसिस है, गंगा के पूरे स्ट्रेच का क्राइसिस है कि डॉल्फिन्स और गंगा का जो टर्टल है, इस फौना में थोड़ा सा क्राइसिस अक्सर आता टर्टल्स तो रहता थे, अभी भी टर्टल्स थे। अच्छा। जो बट कंपेयर टू लास्ट मतलब 2015 में जो मैंने देखा उस हिसाब से बहुत कम हो गया है। आई थिंक डॉल्फिन का मेन इशू वही है, उनका माइग्रेशन हो नहीं रहा अभी, बराजस बहुत आ गए हैं तो, और Migration आई कम हो थिंक पोचिंग वगैरह भी होता होगा तो। नहीं, ये होता भी है, और टर्टल्स को लेकर भी ये होता है कि वो पोचिंग होती है, इलीगल स्मगलिंग होती है, और लगातार इसके लिए तमाम जो फोर्सेस हैं वो काम भी कर रही हैं किसी तरह से कर्ब करने के लिए। जी हालांकि वो कई लेवल पे वो इनएफिशिएंट दिखता है। राइट। पानी की क्वालिटी कैसी दिखी आपको स्ट्रेच पे पूरे? पानी क्वालिटी कहाँ से ख़राब मिलनी शुरू हुई? क्योंकि इट्स आई हैव बिकॉज मैं बनारस से आता हूँ, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग कि पानी की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि जिसको आप इजीली कंज्यूम कर सकें। गंगा की पानी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि आप इजीली कंज्यूम कर सकें। जो लोग हैबिचुअल हैं, जो घाटों पे रहते हैं, जहाँ नहाते रहते हैं, उनके लिए ठीक होगा क्योंकि वो हैबिचुअल है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान अगर जाए जो प्लेन से है, गंगा के किनारे नहीं रहने वाला है, वो जाए और गंगा पानी कंज्यूम करे तो ज़्यादा चांसेस उसकी तबीयत ख़राब हो, क्योंकि तमाम इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज तो आके मिलता ही है। तो व्हाट द डिफरेंस डिड यू सी इन गंगा पानी? मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे बहुत बुरा लगा उत्तरकाशी में, अपना भगीरथी के ऊपर ही अभी वो गार्बेज डंप है अभी रोड के ऊपर, वो भी बारिश में पूरा यहीं आया, वो पूरा अंदर आ रहा है। अंदर आ रहा है, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। बट एक्चुअली हमें हर वक्त लगता था कि ऋषिकेश तक तो पानी बहुत साफ़ है, क्योंकि ऋषिकेश में 3 साल राफ्टिंग कायाकिंग वगैरह करता था, तो हमारे लिए वो पानी बहुत साफ़ है, अभी भी है। मतलब पानी कभी कभी पी भी लेते हैं हम, जब थके हुए हैं तो पी भी लेते हैं, बट उतना उस लेवल पे हम साफ़ है। बट एज सुन एज यू क्रॉस ऋषिकेश, जैसे वहाँ पे जो अपना ऋषिकेश में जहाँ पे आरती वगैरह होता है, उसके बाद 2 बराज आते हैं, बराज के बाद से पानी का कंडीशन बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो मैंने बराज के बाद हरिद्वार से नीचे आना शुरू किया, तो जैसे जैसे बिजनौर अपना गढ़मुक्तेश्वर वगैरह आते थे, बहुत सारे सीवेजस दिख जाते हैं आपको, दिख जाते हैं आते आते। बट जो पानी का जो 2015 में जो मैंने देखा था, जो कलर चेंजेस और जगह, वो उस लेवल पे मैंने इस बार थोड़ा मुझे अच्छा लगा, बेटर है। 1-2 जगह छोड़ के बहुत जगह पे पानी बेटर लगा, बट प्लास्टिक वेस्ट हैज इंक्रीज्ड। प्लास्टिक बढ़ गया ना, जहाँ देखो प्लास्टिक है, मतलब पानी में बहता हुआ प्लास्टिक ही मिलेगा आपको। तो वही मैं आई थिंक जो भी सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप पूजा भी कर रहे हैं तो, या कोई वेस्ट भी डाल रहे हैं तो एटलीस्ट वो जिम्मेदारी आखिर में हमारी है, वो एटलीस्ट वो प्लास्टिक हटा के आप डाल दो, ताकि हम फेंक ही रहे हैं हम, बट पूजा करके भी प्लास्टिक के साथ वो फूल और जो भी मंदिर से आता है सब कुछ प्लास्टिक में डाल के प्लास्टिक के साथ डाल दो, वो बेहतर रहता है। नहीं, एंड आई गेस रेंसी इसमें एक चीज़ और है, मैं आपकी तरफ आपका ध्यान देना चाहूँगा इस तरफ कि हम जहाँ पे बात कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी की ना, बहुत छोटे लेवल पे हम बात करते हैं कि यार जाओ तो गंगा में प्लास्टिक मत फेंको, गंगा में जानवर मरा हुआ मत फेंको, तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन हमारा यही ऑर्डियल बिग कॉरपोरेट्स की तरफ नहीं जाता है। वो आर डंपिंग मिलियन ऑफ टन्स ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू गंगा। देखा है मैंने पूरा, आपने देखा है ना? तो मैं वही बोलना चाह रहा था ना, बिजनौर के बाद मुझे पानी, हर बार मैं पानी पूरा ऊपर डाल के तो गंगा जी से अपना आशीर्वाद लेके ही मैं हर दिन स्टार्ट करता हूँ। बट ऐसा होना लगा कि नीचे जाते जाते मुझे डर लगता था पानी में हाथ डालना में भी, क्योंकि एक लाइफ का अलग सा स्मेल फील करना शुरू हो गया था। एंड फिर इतनी चीज़ें हम देख रहे हैं हमारे सामने से, ये जो ड्रेनेजेस वगैरह आ रहे हैं, अनट्रीटेड वाटर देख के समझ में आ जाता है। तो कभी कभी देख के वो तो बुरा लगता ही है, बट मैंने एक्सपेडिशन के स्टार्टिंग में मन दिल से ये सोचा था कि मैं ये सब चीज़ों से ज़्यादा गंगा के कल्चर के बारे में, गंगा के सराउंडिंग में जो लाइफ इतना अच्छे से चल रहा है उसको दिखाऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा। तो उसी में मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी भी, क्योंकि जैसे आपने बोला ये सब छोटी चीज़ें जो हम बोलने की भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो हमने पूरा डॉक्यूमेंट भी किया है एक्सपेडिशन को, तो जिस लेवल पे हमने जो लाइफ देखा है, हमने कितने लोग इसके ऊपर गंगा जी में निर्भर हैं, इंक्लूडिंग जो फिशिंग में के लिए हो, या फिर फार्मिंग के लिए हो, या फिर इंडस्ट्रीज, वॉट एवर इट इज़। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड एंड द कल्चर एंड लाइफ अराउंड गंगा इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा,
मतलब मैं तो एक कल्चर एंड लाइफ की तो बात मानता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में रिसर्च, इसमें एक चीज़ मज़ेदार है और ये मानता भी हूँ मैं कि जब आप वाइट वाटर राफ्टिंग करते हुए आते हैं तो वो थोड़ा चैलेंजेस भरा रास्ता है, थोड़ा सा पानी घूम रहा है, कहीं क्रेविसेस हैं, कहीं टर्न्स है, तो आप नेविगेट कर रहे हो, देन यू लैंड इन जोन ऑफ साइलेंट वाटर्स, और वो एक लंबा स्ट्रेच है जो आई गेस हरिद्वार उड़की से शुरू होता है और वो सुंदरबन आगे तक चला जाता है। सुंदरबन में भी गंगा का स्ट्रेच जो है वो काफ़ी साइलेंट सा है, वो फ्लो तेज मिलता है आपको सुंदरबन के साइड, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत साइलेंट सा स्ट्रेच है और वो उन डेजर्ट रोड्स की तरह हो जाता है जहाँ पे आपको थकान होती है केवल कि एक सपाट रोड पे चलाते रहने से। शहर गुजर रहे होंगे, गांव गुजर रहे होंगे, और आप जिस मौसम में आए होंगे वहाँ पे उस मौसम में फॉग भी बहुत मिला होगा। बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। कैसे नेविगेट करते थे? तो आई थिंक सबसे लोग, जब मैं बोलता था तो सबसे ज़्यादा लोगों को लगता था कि वाइट वाटर तक है जो मेन चैलेंज है उसके बाद, बट मेरे लिए चैलेंज तो वहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ वाइट वाटर खत्म हुआ, वहाँ से वाइट वाटर तक तो हमारा खिला, मतलब वी प्ले देयर है, आपका डोमेन है वो डोमेन है। उसके बाद तो अननोन टेरेन है, कोई रास्ता नहीं है, नेविगेशन पता नहीं है, मैप्स नहीं है, सैटेलाइट मैप्स भी गलत है क्योंकि सैटेलाइट मैप एक मानसून पहले का होता है और हर मानसून में गंगा जी चेंज हो जाता है, तो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, आप जो सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, आपका टर्न नेक्स्ट टर्न में क्या आने वाला है कुछ पता नहीं था। और जैसे आपने बोला सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फ्लो बिल्कुल नहीं था, कभी कभी विंड भी ऑपोजिट आ जाता है, तो आप कितना भी खींचो मतलब अकेला है, जहाँ भी देखो सिर्फ पानी या फिर प्लेन लैंड, एक इंसान भी देखने के लिए नहीं मिलता बहुत जगहों पे, तो अकेले में बहुत बड़ा टफ पॉइंट था। बट आई थिंक समवेयर मैं हर वक्त वही बोलता हूँ, गंगा जी का आशीर्वाद हर वक्त साथ है मेरे साथ, सम काइंड ऑफ पावर वाज ऑलवेज देयर कि मुझे मोटिवेशन करते रहे, क्योंकि पेन उसके साथ साथ ये पेन भी आता है ना, तब यू आर डन, इट्स नॉट ईजी, इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी टू सिट, क्योंकि मैं 6 से 7 घंटे पैडल करता था डेली और कंटिन्यूस होता है, क्योंकि बहुत जगह पे हमें इवन फॉर टॉयलेट ब्रेक के लिए उतरने के लिए जगह नहीं मिलता, तो मैं बीच बीच में तो फिर टॉयलेट के लिए एक स्पेशल बॉटल लेके जाता था ताकि मैं, बिकॉज आई कांट डू इट इन द वाटर ऑल्सो, सेम वे आई कैन नॉट गेट डाउन ऑल्सो, तो बॉटल में करता था। तो कंटिन्यूस है बैठना, 6 घंटे 7 घंटे एक ही में बैठो, कंटिन्यूस करते रहो, जो मेंटली साइकोलॉजिकली आपको पूरी तरह से टच किया जाता है इस सब चीज़ों पे। रात में रुकते रुकते कहाँ थे, कैसे क्या होता था? रुकता था हम तो, ये लोग बहुत मुश्किल से मेरे पास पहुंच जाते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी मैं पहुंच जाता था, फिर ये रात हो जाते थे पहुंचने में, तो समहाउ वी मोस्ट ऑफ द डेज वी मेट। एंड मेरे पास वैसे कायाक में टेंट सामान 2 दिन के लिए रहने के लिए सामान पूरा रहता कि है, नहीं मिले तो कहीं कंटिजेंसी करते हैं, बट अदरवाइज मिल जाते थे। तो फिर हम ये कभी कभी क्या है, जहाँ पे हम रुक रहे हैं, मैं जहाँ पे पहुँच रहा हूँ वहाँ पे कैंप साइट नहीं होता या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, ओपन डिफिकेशन इज़ वेरी नॉर्मल, आपको पता है हर जगह पे ओपन डिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे हम खाना कैसे बनाएंगे। तो फिर क्या होता है, हम काया को गाड़ी में या उठा के कभी कभी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर भी चलना पड़ता है काया, क्योंकि गाड़ी दूर रहा होगा, खड़ा होगा, और बालू में आ नहीं सकता, तो फिर हम कायाक उठा के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलते थे, फिर गाड़ी के ऊपर रख के थोड़ा इधर उधर जाके गांव के साइड में जहाँ पे थोड़ा साफ़ सुथरा जगह मिले वहाँ पे कैंप करते थे, वहीं पे खाना वगैरह बना के फिर अगले दिन अगेन वापस। तो भी वहीं पे रात गुजारते थे? करते थे। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ होते थे साथ में, मतलब फॉक्स का तो रेगुलर विजिट थे, फॉक्स तो रेगुलर मिल जाता है, फिर अपना नील गाइस होते थे, और सबसे बड़ा जो शॉकिंग थिंग जो मिला इस बार इज़ फेरल काउस एंड बुल्स। अच्छा, तो यूपी में तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इवन फॉर फार्मर्स वो इशू था, क्योंकि अभी आई थिंक बुचरिंग इज़ नॉट अलाउड इन यूपी। तो क्या होता है कि ये सारे एक साथ घूमते हैं, करीब 100-200 बुल्स आते हैं। और वो भी बुचरिंग का इलाका, बुचरिंग क्वेश्चन नहीं है, मुद्दा ये भी है कि वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो स्ट्रे काउज हैं, इनको लेके पॉलिसीज बनाती हैं सरकारें कि भाई इनको आप शेल्टर्स में रखो, इनको पालो, इनको खाना खिलाओ, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाता। वो इतनी बड़ी संख्या में है और वो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है ना कि यू कांट कीप देम इनटू वन प्लेस, यू कांट आइडेंटिफाई इवन कि वो कहाँ पे हैं, किसी शहर में किस गांव में है, आज इस गांव में मिलेंगे, कल बगल वाले गांव में मिलेंगे, कल पता चला 40 किलोमीटर दूर वाले गांव में मिलेंगे, और वो एकदम आइडेंटिफाइबल भी नहीं है वो। और वो जो सरकारी व्यवस्था होती है गौशालाओं को चलाने की, जो मैंने देखा भी है, जो एनिमल शेल्टर चलाने की, वो ऐसी सरकार इतनी नितान सरकारी है, इतनी ज़्यादा सरकारी है कि वो चलती ही नहीं कई जगहों पे। तो वो और ख़ासकर यूपी में ही नहीं, ये स्ट्रे काउज का प्रॉब्लम है, लंबे स्ट्रेच में है, और इसका मुझे नहीं लगता कि
बुचरिंग या दूसरी चीज़ों से कोई सीधा लेना देना है, इट्स लाइक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ये इशू है। मुझे भी, क्योंकि ये मैंने जो किसानों को, यूपी के किसानों से सबसे ज्यादा सुना है, क्योंकि वेस्ट यूपी बेचारे किसान खासकर बोलते हैं। वो पूरे दिन मेहनत करते हैं खेत में, और रात को फिर वो सो भी नहीं सकते, वो रात को खेत में बैठना पड़ता है उनको, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े झुंड में आते हैं और खेती खराब कर देते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम हमने भी फेस किया, देखा, क्योंकि रात को सोते वक्त बहुत, मतलब जैसे घोड़े आते हैं ना, 100-200 घोड़े ऐसे आवाज आते हैं हमारे, और वो टॉर्च लेके और डंडे लेके रात भर बैठते हैं। तो दैट वाज वन एक्सपीरियंस जो कैंप करते वक्त जो होता है। एक्सपीरियंस तो आपका बाइक टूटने का भी था। हाँ, तो वो तो हुआ था स्टार्टिंग में, उत्तरकाशी से पहले ही वो अच्छे खासे आ रहा था, तो एक ऑफ रोड था, तो पत्थर लूज पत्थर थे, वो एक पत्थर आके सीधा डीरेलर में जो गियर सिस्टम है लगा, और वो तो था ही एडवांस बाइक। तो वहाँ पे फिर वहीं पे 3 दिन बैठना पड़ा हमें, क्योंकि पार्ट नहीं मिलता। फिर देयर वाज अ अमेजिंग पर्सन जो हमें सब साइकिल सपोर्ट किया था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि जो देहरादून से एक नया साइकिल आया और ये साइकिल वापस भेजा ताकि ठीक हो जाए। तो फिर उस साइकिल में किए हमने देवप्रयाग तक, फिर देवप्रयाग पहुंच के ये साइकिल वापस आ गई। एक्सेस। अच्छा, और क्या साइलेंट फॉरेस्ट का किस्सा क्या है आपका? कुछ सेफ्टी से रिलेटेड वो सुनते हैं, वो काफ़ी खौफनाक किस्सा है क्या मामला? सो दैट इज़ फ्रॉम माई अर्लियर स्टेजेस, जो जब मैंने ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मेरा पहले से उसूल था कि हम ज़्यादा से 10 लोग या 8 लोग 10 लोग से ज़्यादा कभी भी नहीं ले जाते, कभी भी फॉरेस्ट में, स्पेशली फॉरेस्ट में, क्योंकि उसमें एनवायरमेंटल डैमेज और मैनेजमेंट में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो क्राउड लेके कभी नहीं जाते, और इसके साथ इनको मैनेज करने के लिए प्रॉपर गाइड्स होते हैं, प्रॉपर टीम होता है, सब कुछ होता है हमारे पास। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में दिस इज़ अ फॉरेस्ट, वेलरिमला बोलते हैं, इट्स इन कोझिकोड कैलिकट डिस्ट्रिक्ट में है। बेंगलुरु से करीब 7 घंटे में हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो ओवरनाइट गाड़ी में ना। तो बहुत सारे क्राउड आते थे उस टाइम पे। तो अभी एक्चुअली इट्स बैंड वहाँ पे जाना, वो इट्स अ साइलेंट फॉरेस्ट, एंड द प्रॉब्लम इज यू स्टार्ट ट्रैकिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट सी लेवल एंड यू गो ऑलमोस्ट टिल 1900 मीटर फर्स्ट नाइट में। तो इतना हाइट आपको स्टीप आपको गेन करना पड़ता है, और बीच में पूरा फॉरेस्ट है एंड इट्स साइलेंट। एक आपको क्रिकेट का आवाज़ भी नहीं सुनाई देगा, उतना साइलेंट फॉरेस्ट है। तो उस फॉरेस्ट पूरा चढ़ के जब तक आप ऊपर वो बेस नहीं पहुंचते, तब तक आप कहीं पे भी कैंप नहीं कर सकते। एंड इसके बीच में भी देयर आर कपल ऑफ वाटरफॉल्स, ट्रिकी वाटरफॉल्स, जहाँ पे आपको क्रॉस करना है। तो ये सिचुएशन था, और मेरे साथ था 4 लोग, एक्चुअली बेंगलुरु से ही हैं, आई थिंक वो सुनी। तो 4 लोग थे, और हम 4 लोगों के साथ 4 हम गाइड्स भी थे। तो टोटल 8 लोग थे हम गए, हम पहले पहुंचे तो अचानक से एक भीड़ आया, करीब 50 लोग होंगे उसमें, 50 या 51 के हिसाब, उसमें सिर्फ 2 गाइड, और उसमें से एक बंदे को तो ऑलमोस्ट उठा के ले जा रहे थे। उसमें ये आए थे हमारे, जस्ट हम ऊपर पहुंचने के उसी टाइम पे पहुंचे। तो हमने देखा तो बंदा बहुत ज़्यादा पेन में था, उसको ऊपर ले आए, और पूरी रात, क्योंकि सिर्फ साइलेंट है, उसका रोना धोना पूरा चट्टानों में सुनाई दे रहा था, पूरे एरिया में, पूरा कैंप में। दूसरे लोग भी डिमोरलाइज हो रहे होंगे। तो सो ही वो वहीं पे बहुत सारे रो रहे थे। तो वहाँ से मैंने यही चीज़ डिस्कस किया, क्योंकि अगर उन 50 लोगों के साथ और भी अच्छे प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड गाइड्स होते, या फिर छोटा ग्रुप होता, तो उस इंसान को इतना पेन सहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो गिरा था, उन्होंने नीचे वाटरफॉल में गिर के उनका पैर टूट गया था, ऑलमोस्ट लाइक हाफ वे से भी नीचे। तो उतना दूर उनको इतना पेन दे के इन्होंने ऊपर ले आया उनको, क्योंकि अगर कोई इनके साथ 1-2 और गाइड होता तो नीचे ले जाते और इनका ट्रीटमेंट होता। अब पूरा ग्रुप के साथ अगले दिन हो गए वापस नीचे। आई थिंक उन्होंने तो जीवन में कभी वो ट्रैक नहीं करेंगे इसके बाद। तो वो एक चीज़ था, आई थिंक बचपन, मतलब इन माई इनिशियल स्टेजेस ऑफ करियर मैंने जो सीखा, तो ये जो भीड़ में जाने का जो बैड इम्पैक्ट जो होता है, वो दैट इज़ अनबिलीवेबल। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो होता ही होता है, बट सेफ्टी इज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, एक इंसान का लाइफ है वो। तो वो चीज़ एक बहुत ही टचिंग इंसिडेंट है मेरे लाइफ में। तो इसलिए मैं अभी भी आई एम वेरी क्लियर कि मैं आउटडोर में कैसे जाता हूँ, क्या जाता हूँ, सेफ्टी इज़ माई। अब सेफ्टी की बात करते हो, मेरे पूरे एक्सपीडिशन में आई वाज ऑलवेज ऑन PFD, जो लाइफ जैकेट पहन के, क्योंकि बहुत सारे फ्लैट जगह पे है, वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं, हमें तैरना आता है, कुछ होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं है हमारे हमसे, तो गर्मी भी होता है ये सब पहन के। बट मैंने कभी भी उसको 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटाया। तो मैंने अपने वाइट वाटर सेक्शन में हेलमेट था, बाकी जगह पे पूरा अपना सेफ्टी गियर्स के साथ ही था। वो उसका रियलाइजेशन था वो अभी लास्ट वीक मैंने एक इंटरनेशनल मैगजीन ने मेरे से फ़ोटोज़ मांगे थे, तो उन्होंने फ़ोटोज़ दे के उन्होंने वापस मुझे मेल किया कि रणसी, हम डर रहे थे कहीं आपका फ़ोटोज़ में
आप ऐसा कोई फ़ोटो ना हो जहाँ पे आपने PFD ना पहना हो, क्योंकि हमारा पॉलिसी है कि हम कभी भी फीचर नहीं करेंगे जिसमें सेफ्टी नहीं हो। तो आई फेल्ट रियली गुड कि वी आर फॉलोइंग दैट सेफ्टी थिंग्स। आई थिंक एवरी आउटडोर पर्सन या एवरी आउटडोर कंपनी जो फॉलो करते हैं, सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कभी भी, विच इज़ रियली बैड। रेंसी, हमारे इस बातचीत को हम कंक्लूड ही करने वाले हैं। एक आध सवाल और है मेरे। मैं जैसे हमारे न्यूज़ रूम में कई साथी हैं, हमारे कई सारे दोस्त हैं जो वीकेंड क्या कहते हैं, वीकेंड ट्रेकर्स हैं, ठीक है, जाएंगे कहीं आसपास पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, क्या करना है। तो लेकिन इसको थोड़ा सा, ये तो एक घूमने फिरने की बात हो गई। आई डोंट थिंक कि 2 दिन के ट्रैक में कोई क्या ही अचीव कर लेगा। लेकिन इसको सेफ्टी का जो है पॉइंट, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड? देखो, फर्स्ट थिंग इज़ कि आप ऐसे जगह पे कभी मत जाओ जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ना हो। मतलब हमें लगता है कि एक्सपीरियंस है, व्हेन यू गो इनटू विल्डरनेस बहुत सारी चीज़ें हैं। एक छोटा, क्योंकि आप अकेले जा रहे हो तो अगेन एक डेंजर सिचुएशन है। आप ग्रुप के साथ रहे हो तो उन सब सारे पूरे ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर किसी को भी कुछ हो गया तो आर यू एक्चुअली इन दैट कंडीशन कि उनका सेफ गार्ड कर सकता है। जैसे कुछ लोग फॉरेस्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट में तो स्नेक बाइट भी हो सकता है, और आप टाइम पे एंड आप एक इंसिडेंट टाइम नहीं लगता, एक छोटा सा पत्थर से आप फिसल जाओ, यू गिरो, आपको सर लगेगा या पैर लगेगा, आपका इंजरी हो सकता है। आर यू केपेबल इनफ टू ब्रिंग हिम बैक? आप सही रूट ले जा सकते हो एक, क्योंकि हम कभी भी जब आउटडोर में जाते हैं ना, लोग ये नहीं सोचते कि अगर कुछ गलत हुआ तब क्या करेंगे हम। हर लोग जाते हैं हाँ हमने करके आया। 19 एक स्टैटिस्टिक्स भी है, जब मोर देन 1 लाख पीपल, मतलब जब 1000 लोग जाते हैं तो एक छोटा सा इंसिडेंट होता है। वही इंसिडेंट जब बढ़ते 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 एंड ऑफ द डे एक फैटल एक्सीडेंट बन जाता है। तो जब 1 लाख लोग जो जाते हैं तो एक फैटल इंसिडेंट होता है, बट वी डोंट नो वो किसके साथ होगा। फैटल इंसिडेंट कैन हैपन टू मी, टू यू, एनीबडी हु गोस लाइक दिस। तो आप जब भी जाते हो तो सेफ्टी को ये रखे, एक लोकल नॉलेज होना चाहिए वहाँ पे, लोकल गाइड होना चाहिए जो जिसको टेरेन के बारे में पता हो, वहाँ से सेफ्टी रेस्क्यू रूट्स के बारे में पता हो, नेटवर्क कहाँ मिलता है वो पता हो। जब क्या नेटवर्क आप जाते हैं, हमें पता नहीं है वहाँ पे नेटवर्क होता है कि नहीं। जब इंसिडेंट होता है वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता तो क्या करोगे आप? हेल्प के लिए कहाँ जाओगे? तो आपके साथ एक गाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी एक क्वालिफाइड गाइड। अगर आपको एक छोटा सा एक इशू भी आ गया तो उनको मैनेज करने के कैपेबिलिटी ट्रेन्ड पर्सन should always be there. Otherwise, what you're doing is not an adventure. It's not called adventure when you're not keeping safety in mind when you go for an outing. If you go on an outing, go on a trek, but keep the safety as the priority. Only then that's an adventure. Otherwise, आप steady बोल सकते हैं उसको। और कई सारे लोगों ने, हमने ये बताया कि न्यूज़ रूम में आप आ रहे हैं तो कई सारे लोगों ने सवाल पूछा कि दिस इज़ वन थिंग विच लुक्स वेरी एक्सपेंसिव। बहुत लोगों को लगता है बहुत खर्चीला काम है। तो वो लोग पूछते हैं कि हाउ डू यू और हाउ डू दे, कैसे मैनेज करें इतना सारा खर्च, इतना सारा पैसे का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने सीख लिया सरकारी कॉलेज से माउंटेनियरिंग सब्सिडाइज रेट पे हमने सीख लिया, लेकिन उसके बाद तो सब अपना ही है ना। फिर तो या तो वो जाएँ डिकाथलॉन में खरीदारी करने, फिर भी वहाँ पे भी पैसे लगेंगे, या जहाँ भी जाएँ तो कैसे। मैंने आई थिंक कल के ललन टॉप के पोस्ट में भी नीचे बहुत लोगों ने वही सेम क्वेश्चन पूछा था। तो सो आई थिंक आई विल टेक इट इनटू 2 पॉइंट्स। एक है मैं अपने एक एग्जांपल बताता हूँ, और दूसरा हाउ वी कैन एक्चुअली मैनेज इट। मेरा एक एग्जांपल था, जब देयर वाज अ टाइम मुझे ट्रैवल करने का भूत था। मैं अभी ऐसे पैसे वाले फैमिली से या कहीं पैसा नहीं था, स्टूडेंट था, या फिर स्ट्रगल कर रहा था। उस टाइम पे देयर वाज एन इवेंट, आप जानते होंगे नागालैंड में होता है नागा फेस्टिवल, जो 10 डेज़ का होता है। तो मैं उस टाइम पे केरला में था, और मुझे पता है वहाँ जाने के लिए थोड़ा पैसा तो चाहिए हाथ में। एंड मुझे पता 1 हफ्ते के बाद पैसा आने वाला था, फिर भी आ जाएगा। मुझे एक छोटा सा पेमेंट आने वाला था 5-10 हज़ार रुपये का। वो आ गया तो मैं जा सकता हूँ, बट 1 हफ्ते तक तो मैं वो ख़त्म ही हो जाएगा, और उस पैसे से तो मैं फ़्लाइट में पहुँच नहीं सकता। यू विल नॉट बिलीव, मेरा उस दिन का टिकट कॉस्ट था 220 रुपीज़ समथिंग। मैंने लोकल ट्रेन पकड़ा था ट्रिवेंड्रम रेलवे स्टेशन से, लोकल ट्रेन में बैठा। 3 दिन वॉशरूम के लिए भी नहीं जा सकते क्योंकि ट्रेन पूरा भरा हुआ था, तो वॉशरूम के अंदर भी लोग बैठे हैं। 3 दिन एक ही जगह पे बैठ के मैं वहाँ पहुँचा। मेरे हाथ में उस टाइम पे अराउंड 300 रुपीज़ 500 रुपये था टोटल। कहाँ पहुँचे? गुवाहाटी पहुँचे होंगे? गुवाहाटी पहुँचा। गुवाहाटी नहीं, आगे पहुँचा। तो वो ट्रेन था अपना दीमापुर के, दीमापुर हाँ, दीमापुर पहुँच गया था। तो दीमापुर तक पहुँच गया था। तब तक
दूसरा पैसा है फिर से अगेन शेयरिंग ऑटो, शेयरिंग लोगों के साथ शेयरिंग पहुँच के मैं पहुँच गया वहाँ पे। सो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए बताया कि जब आपको दिल के अंदर से जब आपको ट्रैवल करना ही है होता है तो पैसों से ज़्यादा आपको इरादा चाहिए कि मुझे ट्रैवल करना है। और एक छोटा सा अमाउंट, आज इंडिया में अभी भी ट्रेन ट्रैवल इज़ वेरी चीप, बसेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं और तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने खुद ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं अभी भी करता हूँ कभी कभी। सो आई थिंक एक इरादा होना चाहिए। दूसरा, व्हेन यू ट्रैवल इज़ योर प्रायोरिटी, यू कैन डेफिनेटली सेव अप फॉर दैट। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें से एक छोटा सा 1% भी आप सेव करना शुरू करेंगे तो साल में एक छोटा ट्रिप तो कर सकते हैं। एंड ट्रैवल डजंट मैटर कि ट्रैवल आप बड़े बड़े जगहों पे, ये बहुत दूर जगहों पे जा रहे हैं। आपके घर के, इंडिया इतना वाइड है, इतना अमेजिंग है कि आप घर के भी 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर अराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम में से बहुत लोगों ने अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया होगा। ऑब्वियसली। सो दैट इज़ वन वे ऑफ ट्रैवलिंग। दूसरा, जैसे अब मेरे जैसे जो एक्सपेडिशंस हैं, बिग एक्सपेडिशंस के लिए बहुत अमाउंट चाहिए, मनी चाहिए। दैट इज़ समथिंग विच आई हैव ऑल्सो फेस्ड राइट नाउ। मैं मनी रेज करने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अभी भी मैं ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए कर्ज में हूँ। ऑनेस्ट ओपिनियन है ये, मतलब जो पैसा था, जो सेविंग्स था, सब लगा दिया। बहुत लोगों को सपोर्ट था, पूरे ओनली इट्स वाज माय फ्रेंड्स एंड नोन पीपल हु हैव सपोर्टेड, चिप्ड इन मनी। बड़े कंपनीज वगैरह को अप्रोच करने के लिए टाइम नहीं था मेरे पास। अप्रोच जो किया था उन सबको 1 साल टाइम चाहिए था फंड्स रेडी करने के लिए, अगले बजट में वो करने वाले थे। तो दैट इज़ वन थिंग। सो व्हेन यू वांट टू डू समथिंग रियली बिग, देयर आर मेनी पीपल हु हैव डन इट। देयर आर स्पॉन्सरशिप स्टिल इन इंडिया। आई वोंट से कि वो बाहर के लोगों के जैसे उतना फुल फ्लेज नहीं है, बट स्टिल देयर आर प्लेसेस वेयर यू कैन गेट स्पॉन्सरशिप इफ़ यू वांट टू वर्क, plan something properly solid, train yourself and try getting for sponsorship। अप्लाई करेंगे तो मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ हो जाए, बट सबसे पहले इरादा होना चाहिए पक्का। इफ़ यू वांट बैडली फ्रॉम योर हार्ट, यू वांट टू डू समथिंग, यू कैन डू इट। बट ईजी नहीं है, डेफिनेटली दिस पाथ इज़ नॉट ईजी। ये ऐसे कुछ करना है तो इट्स वेरी टफ, वेरी टायरिंग, बट यू कैन डू इट। मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। न्यूज़ रूम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो आप इसे इतने ध्यान से इतनी देर तक देख सके। इस पूरे रिसर्च को, प्रोडक्शन को संभाल रहे थे मेरे साथ ही हरी, और कैमरे के पीछे हैं मोहन और आलोक। आलोक ना, हाँ ठीक, आलोक। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।